गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आपकी पुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं रची, कहानियाँ लिखी। उनकी कहानियों में से कुछ प्रमुख कहानियाँ सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, ये प्रमुख हैं। और बीच में विनय और ईंधन। इनके साथ साथ इन्होंने ये 2 उपन्यास भी लिखे। इनकी रचनाओं के लिए इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। पुरस्कारों में वनमाली पुरस्कार, पहल सम्मान, राजस्थान अकादमी पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। इनकी जो कहानियों का मुख्य विषय रहता था, वो विषय होता था विशेष वर्ग के शोषण के विरुद्ध। ये अपनी कहानियों की रचना करते थे। हमारे समाज में या सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ इनकी जो कहानियां हैं वो प्रतिकार की कहानियां हैं, उसके विरोध की कहानियां हैं। इनकी कहानियां रोचक कहानियों की शैली में लिखी गई हैं। इनकी एक कहानी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नेताजी का चश्मा, इस कहानी में इन्होंने एक ऐसे देशभक्ति कहानी लिखी है जो निःशक्त है। निःशक्त मतलब विकलांग है, डिफरेंटली एबल है। और उस डिफरेंटली एबल व्यक्ति के अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो किस प्रकार से घर कर गई है। हर एक व्यक्ति की देशभक्ति को प्रकट करने की अपनी अपनी शैली है। उस विकलांग व्यक्ति की क्या शैली है, उस शैली को इन्होंने दिखाया है। शुरू करते हैं पाठ को। इसकी समरी थोड़ा पढ़ेंगे पहले। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। देशभक्त केवल ये नहीं है कि देश के लिए गए, लड़े और शहीद हो गए। नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से प्रेम करने और इनको समृद्ध करने का प्रयास करना भी देशभक्ति है। जो इस कहानी है नेताजी का चश्मा, इस पाठ में एक कैरेक्टर है कैप्टन चश्मा वाला। उसका नाम कुछ और है, लेकिन वह शहीदों से, सैनिकों से, आर्मी के जवानों से इतना प्रभावित है कि वो उनकी वेशभूषा में ही हमेशा रहता है, जिससे कस्बे वालों में उसका नाम कैप्टन रख दिया है। लेखक ने कैप्टन चश्मे वाले के कैरेक्टर के माध्यम से देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया है और उन करोड़ों लोगों के योगदान को रेखांकित किया है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। मैंने भी कहा कि आवश्यक नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाकर के, सीमा में जाकर लड़ाई करें तभी आपका देश के प्रति योगदान माना जाएगा। अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीकों से देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने के लिए जिन जिन तरीकों के प्रयास किए हैं, उन लोगों की कहानियां इसमें बताई गई लेखक के द्वारा। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
बड़े ही या युवा ही अपने देश में को समृद्ध करने में योगदान दे सकते हैं, बच्चे भी अपना योगदान देते हैं। किस प्रकार से योगदान देते हैं, कैप्टन का योगदान क्या होता है, इन सब बातों को आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जैसा हमने कहा अभी कि इसमें एक मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य किरदार है कैप्टन चश्मा वाला। एक हालदार साहब हैं, अधिकारी हैं। वो अपने किसी काम से जिस शहर में कैप्टन रह रहा होता है उस शहर से उनका आना जाना होता रहता है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब अपनी गाड़ी में आते थे, उस कस्बे से गुजरते थे जिस कस्बे पर कैप्टन चश्मा वाला रहता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक बाजार था। इसका मतलब एक छोटा सा कस्बा है, कुछ पक्के मकान हैं नाम मात्र के, और अगर कहें कि बाजार है तो छोटा सा बाजार है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका का काम आप जानते हैं, नगर की देखरेख करना, साफ सफाई का ख्याल रखना, जो समस्याएं होती हैं नालियां साफ करवाना, उन सब कामों को करना। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कोई कब सीमेंट करवा दिया। कबूतरों की छतरी, एक छतरी बनवा दिया, यहाँ कबूतर बैठेंगे, दाना डलवा दिया, कुछ बर्तनों में पानी रखवा दिया, चलो एक पुण्य का कार्य हो रहा है। कभी जन जागरूकता के लिए कुछ कभी बुला लिए और उनका एक सम्मेलन करवा दिया। सारे नगर के लोग आए, थोड़ा साहित्यिक एक सम्मेलन हो गया, सब लोगों ने सुन लिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। कोई एक नगर पालिका का अधिकारी रहा होगा, उसके मन में आया होगा कि हमारे कस्बे के किसी भी चौराहे पर किसी महापुरुष की मूर्ति नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में तय हुआ कि मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवाई जाए। लगवा दी गई। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। अब सुभाष चंद्र बोस तो आप जानते हैं, उनकी वेशभूषा क्या थी। सैनिक की वेशभूषा में आपने देखा होगा उनको, कैप लगाए हुए, चश्मा लगाए हुए हमेशा उनकी फोटो रहती थी। पूरी बात तो अब नहीं पता, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। अब मूर्ति लग जाए ये बात तो तय हो गई, लेकिन मूर्ति कहाँ से आए, किससे बनवाई जाए। जितनी अच्छी मूर्ति उतना ज़्यादा मूल्य, पैसा भी। उस प्रशासनिक अधिकारी ने जो मन में सोचा था, एक बजट बनाया था, इस बजट के अंदर मूर्ति लगवा दी जाएगी तो हो सकता है बहुत अच्छी मूर्ति और अच्छा मूर्तिकार बुलाने में वह बजट सक्षम ना रहा हो। तो बार बार ये समस्या बनी रही, क्या किया जाए। किसी लोकल के कलाकार को बुला करके मूर्ति बनवा दी जाए। चिट्ठी पत्री हुई, चिट्ठियां दी गईं, पत्र दिए गए, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में जब ये हुआ कि भाई मीटिंग में तय हुआ था कि 3 महीने या 4 महीने में मूर्ति लग जानी चाहिए, जब वो समय समाप्त होने लगा तो ये फटाफट ये तैयारी हुई कि किसी यहीं कस्बे के किसी कलाकार को बुला लिया जाए और उसको कहा जाए कि भैया आप ये मूर्ति बना दो। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर
मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा। हाई स्कूल के अध्यापक थे मोतीलाल जी, उनके ये काम दे दिया गया कि मास्टर साहब आप ये मूर्ति बनाइए, इसको पेंटिंग करिए और जो सा भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं आप करिए। और महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। वो मास्टर साहब ने कहा कि ठीक है भाई, आप मुझे कह रहे हैं, मैं आपको 1 महीने में ये मूर्ति बना के दे दूंगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, और ऐसी मूर्ति जो सर से लेकर के सीने तक होती है उसको बस्ट कहते हैं। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, मूर्ति बन गई थी। कुछ कुछ मासूम और कमसिन सुंदर लगते थे, मासूम लगते थे, फौजी वर्दी मेरे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, जो उनके दिए हुए नारे थे वो याद आने लगते थे। ऐसी सुंदर लगने वाली मूर्ति उन्होंने बनाई थी कि मजा आ जाता था देखते ही। नेताजी की इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। केवल एक चीज कसर थी जो देखते ही खटकती थी, वह थी नेताजी की आंखों पर चश्मा उपस्थित नहीं था। मास्टर साहब जल्दी जल्दी में चश्मा बनाना भूल गए थे। बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ चेहरा भी ऐसा बना दिया था, फौजी वर्दी भी पहना दी थी, लेकिन चश्मा लगाना भूल गए थे। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। भाई एक जो उम्दा कलाकार होगा, अच्छा कलाकार होगा, वो संगमरमर की मूर्ति में ही चश्मे को गढ़ देगा कि वो चश्मा पहना हुआ लगे। लेकिन मास्टर साहब तो कोई व्यावसायिक कलाकार थे नहीं, वो तो शिक्षक थे, भूल गए होंगे। उन्होंने क्या किया, उसकी जगह पर एक फ्रेम, चश्मे का फ्रेम पहना दिया गया था जो मूर्ति के साथ अच्छा नहीं बैठ रहा था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। जब उन्होंने मूर्ति को देखा, इतनी सुंदर मूर्ति और वास्तविक चश्मा, मुस्कुरा दिए। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा वास्तविक है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। हालदार साहब आते, चौराहे पर रुकते, मूर्ति को देखते और जीप में आगे चले जाते। जब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए कि चलो कम से कम ये तो सोचा उन्होंने कि चौराहे पर एक महापुरुष की मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति लग गई, चश्मा कलाकार लगाना भूल गया, चलो कम से कम किसी ने चश्मे की ओर ध्यान तो दिया, उन्होंने चश्मा उसकी आंख में पहना दिया। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। हालदार साहब को लगता था, वो सोचते थे कम से कम लोगों के अंदर ये भावना तो है, देशभक्ति की भावना तो है। आजकल तो लोग देशभक्ति को भी मजाक की चीज बनाते जा रहे हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। आई गई बात हो गई थी, हालदार साहब अपने काम किए और चले गए। अगली बार जब हालदार साहब फिर आए और उसी चौराहे से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर देखा। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा लगा है। पहले मोटे फ्रेम का चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है।
जैसा गांधी जी लगाते थे। हालदार साहब को का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। देखा, सोचा और चले गए। तीसरी बार फिर आए तो फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, अपने काम से कस्बे में आते, काम करते, चौराहे पर रुकते, पान खाते, मूर्ति की ओर ध्यान से देखते और चले जाते। एक बार ऐसा हुआ कि जो उनका कौतूहल था दुर्दमनीय हो उठा। दुर्दमनीय मतलब जिसको दबा नहीं सकते। हम भी कभी कोई चीज़ अपने आसपास देखते हैं तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार देखते हैं और उसका कौतूहल अपना दबा लेते हैं। लेकिन जब बार बार वो घटनाएं होती हैं तो हमारी जानने की इच्छा होती है, और जब हम इच्छा को दबा नहीं पाते, किसी से पूछ लेते हैं या जानने की उत्सुकता दिखाते हैं, उसी को दुर्दमनीय कहते हैं। तो वो पान वाले के पास गए, जो चौराहे में पान का एक दुकान थी, डिब्बा था पान का। उससे पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठोसा हुआ था। पान वाला पान तो बेचता ही था, साथ में दिन भर पान चबाता भी रहता था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। कौन? पान वाला। खूब काला था, मोटा था, सेठ जैसा, और खुशमिजाज था। हाँ, मैं हमेशा हंसता रहता था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, स्वयं में हंसा। दिखाई नहीं हंसी अपनी, मन ही मन हंस लिया। उसकी तोंद थिरकी। हंसने से उसकी तोंद थिरकने लगी, नाच उठी, और पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी काली काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है भाई? हालदार साहब कुछ समझ नहीं। पान वाले ने कहा, कैप्टन चश्मा वाला करता है, तो हालदार साहब कुछ समझे नहीं। उन्होंने कहा, क्या करता है? तो पान वाले ने अपनी भाषा में समझाया, कहा, चश्मा चेंज कर देता है और क्या करता है। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है भाई? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे कि आखिर कैप्टन कौन है, क्यों चश्मा चेंज कर देता है। अभी उनको कैप्टन कहानी नहीं मालूम थी। तो पान वाले ने उत्तर दिया, कोई गिराक आ गया समझो। गिराक का मतलब है ग्राहक, अपनी भाषा में वो गिराक बोलता है। बोला, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट का चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसने मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। अब हालदार साहब को कुछ कुछ बात समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन नेताजी से क्षमा मांगते हुए चश्मा उतार लेता है। हवलदार साहब को बात समझ में आ रही थी कि कैप्टन जो है चश्मे वाला है, उसको नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती, बल्कि आहत करती है। उसको लगता है कि बिना चश्मे के नेताजी को असुविधा हो रही होगी। इसीलिए वो क्या करता है, अपनी छोटी सी दुकान है, उस दुकान में से एक फ्रेम चश्मे का नेताजी की मूर्ति पर बैठा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसको वही फ्रेम चाहिए होता है जो नेताजी की मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन क्या करता है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। अपनी दुकान से एक नया फ्रेम ला करके नेताजी की आंखों पर फिर बैठा देता है। वाह भाई, खूब आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई।
हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? आखिरकार ये कैप्टन नेताजी का चश्मा रोज बदलता क्यों है? उनका जो ओरिजिनल चश्मा था वो कहाँ गया? ऐसी बात करने के बीच में ही पान वाला एक और पान मुंह में भर चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले को तो पता था मूर्ति किसने बनाई है। उसने कह दिया, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए बात मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली। यानी वो ठीक सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। जब कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो मूर्ति के नीचे एक पत्थर पर अपना नाम लिख देता है, किसने बनाई। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी नहीं होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? जो भी कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। कहो ज्यादा बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, निकल गया होगा। चलो कोई बात नहीं। हवलदार साहब को ये बहुत कुछ बड़ा विचित्र लगा और कौतुक भरा भी लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाए, चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? अभी भी हवलदार साहब के मन में कुछ प्रश्न थे। फिर उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई ये बताओ, जो कैप्टन है चश्मे वाला, वो नेताजी का साथी है या उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? और इसी बीच पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपा दो उसकी कहीं। अब यहाँ हवलदार साहब को ऐसा अनुभव हुआ कि पान वाला जो उसके बारे में व्याख्या कर रहा है, शायद वो उसका मजाक कर रहा है, उस पर कटाक्ष कर रहा है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। बांस में आड़े तिरछे को डंडियां लगा ली हैं, उनमें चश्मे फंसा लिए हैं, वही जहां जगह मिल गई वहीं खड़ा हो जाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इसके बारे में और कोई बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी उनका बेचैन हो रहा था कि साहब चलिए, बहुत देर हो रहा है, काम भी बहुत था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। दो साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ
कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप पे आकर बैठ गए और रवाना हो गए। पान खाया, पैसे चुकाए और किसी से कोई बात नहीं की, अपने काम करके चले गए। बार बार सोचते, क्या होगा इस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। आखिरकार पान वाले ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा? क्या कैप्टन नहीं रह गया तो हमारे अंदर कोई देशभक्त की भावना नहीं है कि हम 10-20 रुपए का चश्मा उनकी आंखों पर रख दें? ये बात उनके मन को दुखी कर गई। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है और कैप्टन मर गया है। जब वो आए वहां से अपने काम करने के लिए उस शहर से गुजरे तो सोचा प्रतिमा तो होगी, लेकिन कैप्टन है नहीं, कैप्टन मर गया है, मास्टर भूल गया है। सोचा आज वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। क्योंकि उस स्थान पर उनका रुकने का दिल नहीं कह रहा था कि वो वहां पर रुकें, लेकिन आदत से मजबूर चौराहा आते आते आंखें मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, जोर से आवाज दी ड्राइवर को, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, सावधान की मुद्रा में, जैसे हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हैं, उस प्रकार उसी मुद्रा में खड़े हो गए। उस मूर्ति को नमन किया, सलाम किया, सैल्यूट किया। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। सरकंडा एक लकड़ी होती है, मुलायम लकड़ी होती है, उसको चौड़ाई के शेप में बना करके, चश्मे का शेप बना करके बच्चों ने ही अपनी बुद्धिमत्ता से उसको चश्मे का शेप दिया, चश्मे का आकार दिया और उस चश्मे के आकार को उनकी आंखों पर बैठा दिया। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। ऐसा पान वाला सोच सकता है, कस्बे का हर एक व्यक्ति सोच सकता है कैप्टन के बारे में, लेकिन बच्चों के मन में ऐसा क्या था कि वह, उनको नेताजी की आंखें खाली अच्छी नहीं लगी, उनको कुछ खालीपन लगा और उन्होंने सरकंडे से एक चश्मा बनाया, चश्मे की आकृति दी उस लकड़ी को और उनकी आंखों पर रखा। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। अब आपको जो प्रश्न दिए हुए हैं, पाठ को एक बार पढ़ना है और प्रश्नों को लिखना है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या होती है तो ये सारे प्रश्न करने हैं। कोई समस्या सामने आने पर आप मुझको अपने ग्रुप के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।